Good afternoon, Achal sir. Can you hear me, sir? Hello. Hello, Achal sir. Good afternoon. Good afternoon to all of you. I guess I'm audible. Yes, sir. You are audible. सबको साउंड सुनाई दे रहा होगा. If there is any issue, kindly let me know. So कोई इशू होना नहीं चाहिए. No, it's audible, So sir. It's audible. so am I audible to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Kindly let me know. See so that we can. Okay. So इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, so just a few things. So कुछ टेस्ट वेस्ट दिए हैं. हेलो टू एवरीबॉडी. हाँ, टेस्ट दिए हैं किसी ने. कैसे रहे हैं टेस्ट? जस्ट लेट मी नो. मैं काफी सारे क्वेश्चन छोड़ के आया था. टेस्ट कैसे रहे हैं? देखो, आज के सेशन में हम लोगों को सिर्फ क्वेश्चन नहीं करने हैं. मुझे जो है कुछ चीजें समझानी भी है. तो इसीलिए ये वाला सेशन किया है. सो देखो, जब भी एप्टीट्यूड का पेपर होता है ना, तो एक खास तौर से जैसे सी सैट है, इसमें वी डू नॉट गो अहेड विद एवरी क्वेश्चन. और सीक्वेंस भी नहीं, मतलब ये नहीं है कि जिस ऑर्डर में दिया हमें उसी में करना है. द फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू अंडरस्टैंड कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से छोड़ने हैं. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेकिंग दिस एग्जाम. हाँ, मतलब जिनके टेस्ट अच्छे हो रहे हैं, बहुत ही बढ़िया. सो दोज हु आर नॉट एबल टू, तो उसका मेरा मानना है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं दैट स्किप आउट ऑफ द माइंड. और दूसरा, एक इस पेपर के साथ एक और प्रॉब्लम है कि यू लीव इट फॉर सम टाइम. मतलब हम प्रैक्टिस थोड़े समय के लिए छोड़ देना, तो दिमाग से निकल जाता है. तो जो भी हमने सीखा होता है उसको धीरे धीरे आउट हो जाता है, क्योंकि वी डोंट डू दीज थिंग्स इन डेली लाइफ. तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम ये सारी चीजें भूलने लगते हैं. तो इसीलिए मेरा मानना है कि यू शुड कीप ऑन टेकिंग अ लॉट ऑफ टेस्ट. अब देखो, तुमको जो है बेसिकली कट ऑफ क्लियर करना है. तो और इससे कोई एडेड मार्क्स तो है नहीं है. अगर उससे ऊपर हो जाएगा बहुत बढ़िया, बट डोंट ट्राई टू ओवर परफॉर्म. तो यहाँ पे इफ यू कैन सिलेक्ट एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस कट ऑफ क्लियर करने के लिए, तो वो पहले करना जरूरी होता है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्टक विद क्वेश्चंस. हम क्वेश्चन रीड करते हैं, हम एक बार फिर डिसाइड करते हैं कि इसमें बहुत डाउट हो रहा है, दो ऑप्शंस बहुत क्लोज आ गए हैं, तो नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा, गलत हो सकता है, लीव ऑन मूव ऑन. तो कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें एबिलिटी समझने की काफी अच्छी होगी, ये उनको करना पहले ज्यादा जरूरी है. अब देखो, प्रैक्टिस तो मैं आज भी कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस की, सबको करने के लिए दूंगा. बट जैसा मैंने कहा कि ये फायदा तभी है जब हम एक प्लानिंग कर सकते हैं. जैसे आज जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो तुम सिर्फ ये नहीं बताओगे कि आंसर क्या है, तुम पहले ये बताओगे कि यू विल लीव इट और यू विल अटेम्प्ट इट ना. ये जजमेंट बहुत जरूरी होता है. और जो मेरे क्वेश्चंस होंगे आज के, वो सीसैट से थोड़े से टफ होंगे. रीजन ये है कि अगर हम थोड़े से टफ क्वेश्चंस का लॉजिक समझ लेते हैं, तो वहां पे हमारा थोड़ा इजी हो जाता है. एक ये भी रीजन है. लेकिन जब मैं क्वेश्चंस आज दूंगा, तो प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि मुझे ये नहीं बताना कि इसका आंसर क्या है, पहले ये बताना यू अटेम्प्ट इट और लीव इट. और सब लोग बोलेंगे इस चीज को, एवरीबडी हैज टू रिस्पॉन्ड, सो दैट आई गेट अ वेरी क्लियर आइडिया, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं देखो तुम्हारा जो है जजमेंट कितना सही या गलत है. अब एक बात और बोलूंगा, हमको एक बैलेंस बनाना होता है. जो वर्बल पार्ट मेरा है और क्वांटिटेटिव पार्ट जो दूसरा आता है, दोनों के बीच में एक बैलेंस स्ट्राइक, उधर लॉजिकल पार्ट आता है, तो बहुत स्ट्राइक करना होता है कि कितने क्वेश्चंस कहां से करें. इतने समय मैंने देखा है कि अ लॉट ऑफ पीपल विद गुड मैथ्स बैकग्राउंड, इवन आईआईटीएंस जो होते हैं, वो फेल हो जाते हैं इस पेपर में. अब इसलिए नहीं कि ये पेपर टेस्ट बहुत टफ है, मैं अभी भी मानूंगा ये पेपर इतना टफ नहीं है, रिलेटिवली इजी है. लेकिन लॉट ऑफ एग्जाम्स ऐसे हो रहे हैं जिसके कंपैरिजन में काफी इजी है. पर फेल होने का सबसे बड़ा रीजन होता है प्लानिंग ना कर पाना. व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू डिसाइड कि कौन सा करे कौन सा छोड़े. तो चलो, अब हम लोग बात करते रहेंगे, लेकिन आज जैसा मैंने कहा कि हमको करना है, तो मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं. तो प्लीज एक एक बात ध्यान रखना कि तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि करना ही आंसर क्या है, उससे ज्यादा मुझे ये जरूरी बताना है कि करो कि छोड़ोगे. सो गो अहेड, अटेम्प्ट इट. और काइंडली अपने रिस्पॉन्सेस शेयर करते रहना.
मुझे बताते रहो कि तुमने क्या डिसीजन लिया, करोगे छोड़ो। सो गो अहेड प्लीज। दिलीप, पहले ये बताना था कि आप ये करना है कि छोड़ना है, इसको अटेम्प्ट बाद में करना। सो एवरीबडी काइंडली फर्स्ट लेट मी नो, ये क्वेश्चन छोड़ोगे कि करोगे? अच्छा, आशा से शील अटेम्प्ट। दिलीप ने तो ऑलरेडी आंसर ही दे दिया है। ओके ओके, जितने लोग कह रहे हैं अटेम्प्ट करेंगे ठीक है, उसके बाद आंसर तो मैं दिखाऊंगा। ओके फाइन फाइन फाइन। जो भी कह रहा है अटेम्प्ट करेगा। फिर आप जब कह देते हो ना अटेम्प्ट करेगा, करना है, तो एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि फिर गलत नहीं होना चाहिए। अभी कहो कि हम करेंगे और गलत हो जाए तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो अभी कई लोगों का आंसर आना बाकी है, सो आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। काइंडली लेट मी नो। ओके, गायत्री बिलीव्स की शी लीव। ओके ओके ओके, चलो ठीक। और लोग भी, अभी और लोगों का मैं इंतजार कर रहा हूँ। भावेश भी कह रहा है छोड़ेगा। चलो, गो अहेड, बाकी लोग भी। सबका भी, कई लोगों का आंसर आना बाकी है, वेटिंग फॉर इट। मृणाली भी कह रही है कि शी लीव। ओके, और बाकी लोग? हाँ, ओके। तो ठीक है। तो अब आई गेस कि अब आंसर भी बता दो क्या है। अटेम्प्ट करोगे तो जो लोग लीव कर रहे हैं उनका तो कोई इशू ही नहीं है ना। जो लोग लीव कर रहे हैं, नथिंग रॉन्ग होता है। वो लोग भी ट्राई मार सकते हैं आंसर देने का, ऐसा नहीं है। बाकी लोग भी दे सकते। आंसर आप शेयर कर सकते हो। ये तुम्हें क्या लगता है? अज्यूमिंग दैट, पहले जरूर ये बताना कि छोड़ोगे कि करोगे, एंड देन गिव द आंसर। आई कैन सी सम ऑफ द पीपल हैव सेड दैट दे लीव, बट मेजॉरिटी कह रहे हैं कि करेंगे। ओके, सुष्मिता भी कह रही है करेगी। ठीक है। सो वंस यू हैव डिसाइडेड कि अटेंड, बाकी लोग भी। तो आंसर आ रहे हैं सबके, बता दो। अब जो जो आंसर लग रहे हैं वो बताओ। देखो आंसर बहुत डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं सब। अच्छा, मुझे ये भी बताओ कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट नहीं हो सकता। ये भी बता। पर अब एक तो चलो ठीक है, हम जो आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सा आंसर बिल्कुल ही करेक्ट नहीं हो सकता, ये भी बता। ओके अर्ष्या, वेरी गुड। मयूर का भी, मयूर भी अपना रीजन दे रही है। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि कौन से बिल्कुल ही करेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि तब मुझे समझ में आएगा पैराग्राफ कितना समझ में है। ओके।
तो अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि फोर्थ करेक्ट नहीं हो सकता, बट और लोग भी जो बोलना चाहते हैं, एंड आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट दैट यू मे हैव डिसाइडेड टू लीव इट। अगर छोड़ने का भी मन बनाया है तो एक बार आंसर दो जरूर, और बता दो कि वैसे तो तुमने छोड़ना था लेकिन करते तो ये कर। तो और कौन सा तुम्हें लगता है ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट नहीं होगा? लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट। चलो, अगर फोर्थ के अलावा कोई और डिसाइड करना है कि वो आंसर नहीं होगा तो वो कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ तो चलो मैंने मान लिया, लॉट ऑफ पीपल आर राइट कि ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। बट अगर फोर्थ के अलावा सेकेंड मोस्ट इनकरेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है? सेकेंड मोस्ट इनकरेक्ट। ये सो लोगों के डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर दैट। देखो, मैं क्या जज करने की कोशिश कर रहा हूं कि पैराग्राफ कितना समझ में आया। तुम्हारे इन आंसर से मुझे पता लगेगा कि तुम्हें कितना समझ में आया। तो मुझे और लोग भी प्लीज आंसर दो, बताते जाओ, एकदम श्योर बताते जाओ कि क्या क्या लग रहा है, सो दैट एंड एवरीबडी प्लीज डू रिस्पॉन्ड। अगर नहीं करोगे ना तो तुम्हारा ही नुकसान है। आई विल नॉट बी एबल टू गाइड यू। सो क्योंकि मैं सामने लाइव प्रेजेंट तो नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे आंसर से ही बता सकता हूं। फोर्थ तो मनाली, फोर्थ शुड बी मोस्ट इनकरेक्ट। और उसके बाद सेकंड मोस्ट इनकरेक्ट कौन सा लोग बोल रहे हैं? ये सब लोगों का, देखो कई लोगों का ओवरवेलमिंग मेजोरिटी फोर्थ और फिफ्थ को बोल रही है। हाँ मृणाली, फोर्थ इज डेफिनेटली इनकरेक्ट। और इसके बाद कई लोग फिफ्थ को भी कह रहे हैं कि वो बिल्कुल करेक्ट नहीं होना चाहिए। अब यहीं पे मुझे उनकी कंसर्न है जिन्होंने फिफ्थ आंसर मार्क कर दिया। जब एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ये डिसीजन ले पा रही है कि फिफ्थ करेक्ट नहीं हो सकता, तो जिन्होंने फिफ्थ मार्क किया वो किया कैसे फिर? एंड टू बी ऑनेस्ट, फोर्थ डेफिनेटली राइटर जो बात बोल रहा है उसके उल्टा चल रहा है, और फिफ्थ वाला कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। ये दोनों ही गलत है। तो some of you ended up marking fifth, which is a very serious concern for me. क्योंकि अगर तुम फिफ्थ मार्क कर रहे हो तो इसका मतलब तुमको पैराग्राफ बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। फोर्थ मार्क कर रहे हो तो भी नहीं समझ में आया, फिफ्थ नहीं मार्क कर रहे हो तो भी बिल्कुल समझ में नहीं आया। प्रॉब्लम वन थ्री के बीच में होनी चाहिए, फोर्थ और फिफ्थ में नहीं होनी चाहिए। फोर्थ और फिफ्थ तो कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्ट। फॉर दोज हु मार्क्ड फोर्थ, तो आई गेस किसी ने मार्क नहीं किया, पर जिन लोगों ने फिफ्थ मार्क किया पहले मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। भावेश, तुम बेटा ये आंसर तो बता रहे हो कौन सा होगा, पर ये भी तो बताओ कि तुमने बताया ही नहीं पहले कि कौन सा एकदम तुम एलिमिनेट करो, वो भी बताना जरूरी है। फॉर एवरीबडी इट्स इंपॉर्टेंट, सबके लिए जरूरी है। और एक बार बता दूं, सिर्फ एक जन का आंसर अभी तक करेक्ट हुआ, एक्सेप्ट वन, किसी का करेक्ट नहीं हुआ। एक पर्सन ने सिर्फ करेक्ट किया है, बाकी सबका गलत हुआ। सुष्मिता, ने दोबारा बोलूंगा, यू नीड टू रीड द पैराग्राफ अगेन। तुमने जो आंसर पसंद किया है, अगर नेगेटिव मार्किंग देनी हो तो मैं फोर्थ के लिए तुमको जो है फाइव में से फाइव नेगेटिव दूंगा, और फिफ्थ के लिए फाइव में से फोर नेगेटिव दूंगा। तुमको बिल्कुल ही समझ में नहीं आया अगर तुमने पैराग्राफ में फिफ्थ आंसर मार्क किया। फिफ्थ किसी हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि ये पैराग्राफ एक कॉन्टेक्स्ट के ही बाहर चला जा रहा है। अब ये मैं समझाऊंगा, लेकिन ये बहुत ही सीरियस ब्लंडर है अगर फोर्थ और फिफ्थ में कुछ मार्क कर रहे हो। फोर्थ और फिफ्थ मार्क कर रहे हो तो बहुत ही, हाँ एकदम करेक्ट आर्शिया। एक्सेप्ट आर्शिया किसी का भी सही नहीं होगा। और ये मैं एग्री कर रहा हूं, क्वेश्चन डिफिकल्ट था, बट एक्सेप्ट आर्शिया किसी का सही नहीं है। और मैंने कहा है कि मैं थोड़े टफ क्वेश्चन लेकर आऊंगा, यहाँ तीन ऑप्शन फंसे हुए थे। अब अगर तुम फिफ्थ मार्क कर रहे हो तो ये पैराग्राफ का जो बेसिक राइटर जिस बारे में बात करना चाहता है ना, वो उसी कॉन्टेक्स्ट के बाहर चला गया है। राइटर सबसे ज्यादा, येलो में देखो मैंने क्या फोकस कर रखा है, थिंग कुड बी फर्दर फ्रॉम द ट्रुथ, आई हेट रूल्स।
तो राइटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अपनी बातों को ट्रुथ कहलाने से अपोज करना है कि देख कुछ भी कह लो, मेरी बातों को ट्रुथ नहीं कहो। इससे ज्यादा गलत बात, सच से ज्यादा दूर कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब इससे बड़ी गलत बात कोई नहीं हो सकती। व्हेन ही सेज नथिंग कुड बी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, नथिंग कुड बी फर्दर फ्रॉम ट्रुथ। यानी राइटर इज वेरी क्लियर ऑन इट कि ये बात सबसे ज्यादा गलत है कि तुम उनको रूल्स कहते हो। तो राइटर ने 0.001% भी पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ी है कि रूल्स के बारे में कहो, इसलिए फोर्थ तो पक्का गलत होगा। अब सिंस राइटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये बताना है कि वो रूल्स की बात नहीं करना चाहता, तो उसके आंसर में रूल से रिलेटेड कुछ तो आना चाहिए। और फिफ्थ वाला इसलिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होता जा रहा है कि उसने एक दो एग्जाम्पल लेके बताने की कोशिश करी है। देखो, रिसर्च शोज दैट कमर्शियल विद सेलिब्रिटीज आर बिलो एवरेज इन परसुएडिंग पीपल टू बाय प्रोडक्ट्स। तो उसने एक एग्जाम्पल दिया है कि रिसर्च ऐसा कहती है कि उनको नहीं लेना चाहिए, पर क्या ये इसको रूल कहें? आर यू वॉन्ट, तो क्या हम सेलिब्रिटी को ले, क्या वो सिर्फ इसी बारे में बात करना चाहता है? यानी क्या खाली सेलिब्रिटीज को ना रखना रूल है? और आई मे से आर्ट डायरेक्टर दैट यू सेट द कॉपी इन ब्लैक एंड व्हाइट और व्हाइट बैकग्राउंड और मोर पीपल रीड इट। तो ये दूसरी बात बोल रहा है कि व्हाइट बैकग्राउंड में रखो, व्हाइट ब्लैक बैकग्राउंड में रखो। तो मतलब एक तरफ सेलिब्रिटी की बात कर रहा है, दूसरी तो ये दोनों एग्जाम्पल है ना, इनके बारे में राइटर बात तो नहीं करना चाहता। और कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बात करना चाहता है। ऐसा पैराग्राफ में कहां आ रहा है कि कंज्यूमर बिहेवियर? हम वो कह रहे हैं कि लोग जो है लेना चाहते हैं, वो कुछ हद तक ये बोल रहा है ऑल आई डू इज रिपोर्ट हाउ कंज्यूमर रिएक्ट टू डिफरेंट स्टिमुलाई। मैं बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करते हैं। तो क्या वो प्राइमरीली कंज्यूमर के बारे में बात करना चाहता है या रूल्स को अपोज करना चाहता है? फर्स्ट टेल मी, वो रूल्स को अपोज करने की बात करना, मेन बात करना चाहता है कि कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बात करना चाहता है? और कंज्यूमर्स रिएक्ट टू डिफरेंट स्टिमुलाई इज नॉट नेसेसरली कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में कंज्यूमर साइक आ जाती है, तो कंज्यूमर बिहेवियर तो बहुत बड़ा टॉपिक हो गया। और राइटर का प्राइमरी फोकस इस बात को अपोज करना है कि वो रूल्स रहेगा। तो फोर्थ और फिफ्थ तो बहुत ही, तो सुष्मिता यही तो सबसे बड़ा गलत बात है। तभी तो मुझे सबसे ज्यादा चिंता है कि फोर्थ और फिफ्थ सबने डिसाइड कर लिया था। हाँ देखो, 1 2 3 के बीच में तुम कुछ कहते ना, तो मैं कहता कि तुम्हें पैराग्राफ समझ में आया। तुम फोर्थ और फिफ्थ बोलोगे तो पैराग्राफ नहीं, क्वेश्चन टफ है, मैं एग्री कर रहा हूं। जिन लोगों ने कहा था वो ये क्वेश्चन छोड़ेंगे, बहुत सही किया, ये क्वेश्चन छोड़ने लायक था। अब अगर तुम ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि क्वेश्चन छोड़ने लायक था, तो तुम्हारा पहला वहां पे सीसैट में यही गड़बड़ होना है कि योर डिसीजन इज रॉन्ग। और अगर तुम बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहे हो क्वेश्चन सही करोगे और उसके बाद गलत करो, तो इससे ज्यादा गलत बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तो मैं खुद ही कह रहा हूं ये क्वेश्चन छोड़ने लायक हो सकता है, पर इस लेवल तक हमें उठने की जरूरत है। बट हाँ डिफिकल्टी। अब बात करते हैं कि 1 और 2 क्यों गलत है। देखो, 2 का जो टोन है ना, राइटर के साथ नहीं जा रहा है। उसने कहा दस ऑल माई सो कॉल्ड रूल्स आर रूटेड इन अप्लाइड रिसर्च। मतलब जो मेरे सो कॉल्ड रूल्स हैं, यानी क्या वो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि रूल्स कह भी सकते हो चाहे सो कॉल्ड को? वो कह रहा है ना, जबकि वो बहुत स्ट्रांगली ऊपर बोल रहा है कि रूल्स तो बिल्कुल मत बोलो। तो ये वाली बात कैसे एक्सेप्ट कर लेगा? मतलब सो कॉल्ड भी क्यों एक्सेप्ट कर लेगा जब वो बहुत क्लियर है कि रूल बिल्कुल मत बोलो, तो सो कॉल्ड भी नहीं बोलेगा। और सेकेंड बात है, पैसेज में अप्लाइड रिसर्च के बारे में बात कहाँ हो रही है? रिसर्च के बारे में बात तो हो रही है, पर अप्लाइड रिसर्च के बारे में कहाँ बात हो रही है? तो ये भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात हो गई। अप्लाइड रिसर्च के बारे में, अप्लाइड रिसर्च इज डिफरेंट थिंग, रिसर्च इज अ डिफरेंट थिंग। और यही रीजन फर्स्ट के लिए भी है कि गाइडेंस, अब क्या वो गाइडेंस है तो देखो एक बात समझाना चाहता हूं, जिस वजह से आंसर आया है उसको ध्यान से देखना। यहां पे उसने एक वर्ड यूज किया है, इसको ध्यान से देखना, जिसको मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं। इस वर्ड को देखो, उसने यहां एक वर्ड यूज किया है, स्कार्सली। स्कार्सली का सॉरी नॉट स्कार्सली, ये परहैप्स। परहैप्स, परहैप्स जो है प्रोबेबिलिटी बता रहा है, प्रोबेबिलिटी। तो राइटर क्या पसंद करता है हमें बिल्कुल नहीं पता, ये मैं एग्री कर रहा हूं, लेकिन प्रोबेबली हम कुछ भी कह सकते हैं। तो
राइटर ने कहीं भी क्लियर नहीं किया कि वो कह रहा ऑल आई डू इज रिपोर्ट ऑन हाउ कंज्यूमर रिएक्ट टू डिफरेंट स्टिमुलाई, ये बात बोली है। पर इससे सी प्रिसाइसली आशय, यही बात तो मैं समझाना चाहता हूं कि हमको पता है क्या कि वो गाइडेंस देना चाहता है या क्या करना चाहता है, हमें पता नहीं है। बट प्रोबेबिलिटी तो हम कह सकते हैं ना कि सजेशन हो सकता है, बट रूल तो नहीं है। दो बातों से ये करेक्ट हो रहा है। पहली बात तो ये रूल की बात कर रहा है, दूसरा प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। बाकी लोग, बाकी जैसे अब फर्स्ट वाला है, ये रूल्स वाली बात एकदम सही है, लेकिन यहां पे वो श्योर हो गया है कि गाइडेंस पक्का है, इसलिए गड़बड़ हो गया कि पक्का गाइडेंस दे रहा है। और दूसरा अप्लाइड रिसर्च भी है जो इसको गलत बना रहा है। अब सेकेंड वाला दो रीजन की वजह से गलत हुआ। एक तो वही कि ये भी डेफिनेट कर दे रहा है कि पक्का है कि वो अप्लाइड रिसर्च है, जबकि अप्लाइड रिसर्च के बारे में बात ही नहीं हुई है। और दूसरा सो कॉल्ड रूल्स, ये एक तरीके से हल्का सा वो एक्सेप्ट कर रहा है कि चलो कहने को ही सही, बट रूल तो बोल सकते हो, जबकि वो कह रहा है नथिंग कुड बी फर्दर फ्रॉम द ट्रुथ। ये बात अगर तुमने नोटिस नहीं करी तो सीसैट में तो जब लेवल बढ़ेगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। बट कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे। पर हमें यही समझने की एबिलिटी होती है कि अगर हम सही नहीं कर सकते तो छोड़ देना। इज एवरीबडी एबल टू गेट इट? क्या रीजन मैंने बताया है कि कैसे फोर्थ और फिफ्थ, तो मतलब आइडली मुझे समझाना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि ये कम्प्लीटली फोर्थ वाला कॉन्ट्राडिक्टरी है, फिफ्थ कम्प्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब अगर तुम फिफ्थ को आंसर मार्क कर रहे हो तो तुमको अपनी रीडिंग स्किल्स पे खास तौर से वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि इस बारे में तो राइटर बात तक नहीं कर रहा। राइटर क्या मेनली कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में या सेलिब्रिटी टाइप सेटिंग के बारे में बात करना चाहता है? नहीं, राइटर मेनली ये बात करना चाहता है कि वो रूल्स को हिट करता है। तो ये बात तो उसके करोलरी कंप्लीशन में मेन जो करना चाहता है कंक्लूड, उसमें आनी ही चाहिए ना कि रूल्स कुछ भी कह लो, रूल्स मत करो। तो ये इसलिए आउट ऑफ कंटेक्स्ट ही हो गया। सर, इज देयर एनीबडी विद एनी डाउट? अगर है तो पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट है। और देखो, जज मत करो कि तुम्हारे यहां कितने सही हो रहे हैं। पर्पस तुम्हारा बी लिटिल नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि जो है पर्पस ऑफ द क्लास इज टू गाइड यू। और देखो, सिर्फ एक जन का सही हुआ, क्योंकि जो माइन्यूट बातें हैं ना, बहुत लोगों ने इग्नोर कर दी, ध्यान ही नहीं दिया। ये माइन्यूट बातें ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है इस तरह के क्वेश्चंस में। अगर नहीं करोगे तो गलत हो। सो आई गेस एवरीबडी इज अंडरस्टूड। एनीबडी विद एनी डाउट? नो डाउट? चलो, अब अब एक काम करना होगा तुमको कि अब फिर से देखो, पहले क्वेश्चन नहीं करोगे, पहले तुम मुझे बताओगे कि तुम उसको छोड़ोगे कि करोगे। क्योंकि बात याद रखना कि नेगेटिव मार्क्स हैं तो हमको अपने मार्क्स बचाने भी हैं, सिर्फ अर्न ही नहीं करने हैं, बचाने भी हैं। तो पहले आंसर नहीं दोगे, पहले मुझे बताओगे कि अटेम्प्ट करोगे कि छोड़ोगे। तो लेट्स गो अहेड टू द सेकंड वन। ओके अर्षद, ठीक ठीक, जितने भी लोग कह रहे हैं पहले ये बताओगे अटेम्प्ट करो, फाइन। वंस यू डिसाइडेड अटेम्प्ट, तुम आंसर भी दे सकते। रेस्ट विल हैव टू स्टिल लेट मी नो वेदर यू विल अटेम्प्ट और लीव। ठीक है, अटेम्प्ट कह रहे हो करो, और फिर आंसर भी दो। गुड गुड गुड, जितने भी लोग डिसाइड करते जा रहे हैं वो आंसर की तरफ बढ़ सकते हैं। और बाकी लोग अभी बताएंगे कि अटेम्प्ट करेंगे कि छोड़ेंगे। ओके ओके। हाँ, ये भी बताओगे तो बहुत अच्छा है कि आशा ने जैसा किया कि सबसे गलत कौन सा। आइडियली हमें ऐसे ही डिसाइड करना चाहिए, ये तो पक्का नहीं हो सकता, ये तो पक्का नहीं सही हो सकता। फिर हमें आना चाहिए कि कौन सा करेक्ट है। आशा, योर वे ऑफ डूइंग इज करेक्ट। बाकी लोग भी इस चीज को सीखो। पहले हमें एलिमिनेट करते हैं, पसंद नहीं करते। तुम लोग सीधा करेक्ट आंसर ढूंढने लगते हो, जबकि तुम्हें यह देखना चाहिए कि कौन कौन से आउट करते जाओगे।
बहुत बढ़िया था ये। बहुत ही बढ़िया शेफाली। तो शेफाली इज कम विद द आंसर। ओके मृणालिनी, मृणालिनी ने भी आंसर। आपका माइक म्यूट नहीं है। गायत्री इज ऑल्सो कम अप विद द आंसर। बाकी लोगों का अभी आंसर आना बाकी है, सो आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। आशिया इज गिवन द आंसर। ओके, भावेश ने भी अपना आंसर दिया। प्रेरणा हैज ऑल्सो गिवन द आंसर। चलो मैं बताऊंगा। यश का भी यश पहले आंसर ही नहीं दे रहे थे, कहाँ चले गए थे यश? है लंच कर रहा था। सॉरी सर। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर आंसर्स। अभी आंसर्स देने बाकी है लोगों के। आंसर्स दो प्लीज, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट। एनीबॉडी स्टिल डूइंग? कोई कर रहा है तो बता दो, डिस्कस करें। आई एज्यूम नोबडी इज डूइंग इट। अब देखो, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी गॉट इट राइट ना। तुम एलिमिनेट नहीं कर पाए होगे कुछ, लेकिन लॉट ऑफ एक्सेप्ट प्रणाली ज्यादातर लोगों को सही हुआ है। अब देखो यही बात समझाता हूं, पहला वाला क्वेश्चन छोड़ देना था, ये कर लेना था। अगर तुमको ये बात समझ में आती है तो दिस इज व्हाट वी कॉल की प्लानिंग करनी होती है। एप्टीट्यूड के टेस्ट में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो वाला क्वेश्चन बहुत फंसा हुआ था, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना था। इसमें कंपैरेटिवली हमारे सही होने के चांसेस कहीं ज्यादा थे। तो हमको ये बात समझ में आनी चाहिए थी कि ये वाला क्वेश्चन करने लायक था और वो छोड़ने लायक था। अब अगर तुम ये बात नहीं समझोगे तो बहुत बड़ा इशू है, और तभी हमारी प्रॉब्लम्स आती है, अदरवाइज हमारी प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो चलो मैं समझा देता हूं अब कि कैसे रीजन है कि कर एलिमिनेट करने का। ए बी सी तो फिर से मैं कहूंगा कि अगर एबीसी मार्क कर रहे हो तो पॉइंट ऑफ कंसर्न है। ये बहुत ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें हो रही है, ये तो बिल्कुल ही सही नहीं होता। तो अब अगर समझना है तो मैं बता जरूर दूंगा, लेकिन ये काफी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें की गई हैं, तो ये होना नहीं चाहिए। Partly because of bad weather, but also partly because of some major pepper growers have switched to high priced cocoa. World production of pepper has, अब एक बात ध्यान रखना, difference between difference the between production and supply.
प्रोडक्शन और सप्लाई का फर्क ध्यान रखना। तो इनमें फर्क होता है। प्रोडक्शन डज केटर टू सप्लाई, बट प्रोडक्शन के बाद मार्केट में अवेलेबिलिटी सप्लाई कहलाती है। तो प्रोडक्शन होने के बाद भी कई बार सप्लाई फॉल कर सकती है। समझ में आया? तो फॉर 3 years पेपर इज कॉन्सिक्वेंटली रो शॉर्ट सप्लाई। जैसे ही उसने बोला ये शॉर्ट सप्लाई में है, तो वो प्रोडक्शन और सप्लाई के बीच में आ रहा है। तो प्रोडक्शन और सप्लाई के बीच में अगर वो है, तो वो अज्यूम ये कर रहा है कि जो भी सरप्लस प्रोड्यूस हुआ होगा वो अब तक खत्म हो गया होगा, सरप्लस कंज्यूम हो गया होगा। अगर सरप्लस कंज्यूम नहीं होगा तो सप्लाई शॉर्ट हुई कैसे सकती? बिना इसे कंज्यूम में नहीं हो सकती ना। तो अब वो कोको के प्राइस को इक्वल करने लगा। तो लेकिन क्या प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में बताया गया है? मुझे एक चीज बताओ, प्रोडक्शन कॉस्ट की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है किसकी ज्यादा है, कोकोआ की कि पेपर की? ये पैराग्राफ में बताया गया है कि नहीं बताया गया है? किसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, पेपर की कि कोकोआ की? ऐसा कुछ पैराग्राफ में बताया गया है कि नहीं बताया गया? जल्दी बताओ। नॉट मेंशन। कहां बताया गया है यश, किसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है? पैराग्राफ पढ़ के बताओ, किसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है? ऐसा कहा या कम है, कुछ बताया गया? किसकी ज्यादा है, नहीं बताया गया ना। बेटा कहां बताया गया प्रेरणा? हाई प्राइस्ड कोकोआ का मतलब हुआ कि बेटा वो सेलिंग कॉस्ट है कि प्रोड्यूसिंग कॉस्ट है? सेलिंग कॉस्ट है कि प्रोड्यूसिंग कॉस्ट है? वो सेल करने की कॉस्ट है कि प्रोड्यूसिंग कॉस्ट है, प्रोडक्शन की कॉस्ट है? सेलिंग कॉस्ट है वो। प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं बताई गई है कहीं भी। पहले इस बात को ध्यान से देखो। हाँ, पेपर की कोकोआ से प्राइस ज्यादा, कोकोआ की प्राइस पेपर से ज्यादा है, शुरू में बताया गया। हाँ, तो प्रोड्यूसिंग कॉस्ट कहां बताई गई है बेटा? अगर प्रोड्यूसिंग कॉस्ट ज्यादा होगी तो उस पर क्यों शिफ्ट हो जाएंगे? कॉमन सेंस लगाओ। अगर वो लोग शिफ्ट क्यों हो रहे हैं पेपर से प्रोडक्शन की तरफ? क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, और जब ज्यादा पैसा खर्चा करने पे प्रोड्यूस कर रहे हैं इसलिए, या उसकी ज्यादा महंगी बिकती है इसलिए? कॉमन सेंस अप्लाई करो बेटा कि क्यों शिफ्ट होंगे बेटा? क्योंकि अब ज्यादा महंगा बिकता है ना कोको, तो कोको प्रोड्यूस करे। हाँ, महंगी बिकती है इसलिए, महंगी उगती है इसलिए थोड़ी। समझ में आ रही है ना बात? रीजन स्विच करने का एक्सपेंसिव प्रोडक्शन थोड़ा ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो अब जो दोनों के बीच का प्राइस होता है, प्रोडक्शन और जो है सेल के बीच का प्राइस, जो सेलिंग के बीच का होता है, ये प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट होता है, समझे ना? तो क्या हम डिसाइड कर सकते हैं कि अगर कोकोआ का प्रोडक्शन, पेपर की कॉस्ट बराबर भी हो गई है कोकोआ के, तो प्रॉफिट किसमें ज्यादा होगा? ये अभी हम नहीं डिसाइड कर सकते क्योंकि दोनों की प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं पता है। दैट्स वाई ई एलिमिनेट हो रहा है। समझ में आया कि प्रोडक्शन कॉस्ट हमें पता ही नहीं है? जब हमें प्रोडक्शन कॉस्ट पता ही नहीं है तो कितना प्रॉफिट हुआ होगा ये हम कैसे डिसाइड कर सकते? तो ये हम डिसाइड ही नहीं कर सकते। समझ में आया? अब वर्ल्ड प्रोडक्शन विल और पेपर विल रिटर्न, यही रीजन है कि हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि पेपर की लोग प्रोडक्शन वापस नॉर्मल होगी कि नहीं, क्योंकि इन द मीन टाइम प्रॉफिट किसमें ज्यादा हो रहा हमें पता ही नहीं है कि पेपर में ज्यादा होगा कि कोकोआ में ज्यादा होगा। इसलिए ये भी आउट हो गया। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज लेफ्ट। अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ मुझे। इफ somebody is not able to decide, kindly let me know. कोई भी बात नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज पूछो। क्लियर हुआ? समझ में आया? Has everybody understood or anybody still has a doubt? भावेश बेटा, सीधी सी बात है, राइटर किसके बारे में बात करना चाहता है? राइटर बात करना चाहता है कि जो स्विचिंग हुई है ना, पेपर ग्रोअर स्विच करे हैं कोकोआ की तरफ, उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, वो वो क्यों हो रहा है या क्या हुआ होगा पेपर के प्रोडक्शन पे, इस बारे में बात करना चाहता है। जो पेपर ग्रोअर्स ने क्या किया है ये बताना चाहता है। देखो सीधी सी बात है,
Partly because of bad weather, but also partly because of some major paper growers have switched to what production of paper. तो वो प्रोडक्शन ऑफ पेपर के बारे में बात करना चाह रहा है ना, कि प्रोडक्शन ऑफ पेपर के बारे में ही पहले सेंटेंस में बात करना चाह रहा है. यहां से हम पता करते हैं. सो आई गेस एवरीबडी इज एबल टू गेट इट. समझ में आया होगा. तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम. फिर वही करोगे, पहले बताओगे करोगे कि छोड़ोगे. इसके बिना क्वेश्चन करना बहुत गड़बड़ होगा. ये भावेश सेज ही अटेम्प्ट. बाकी लोग भी बताते रहेंगे. यस भी कह रहा है अटेम्प्ट करेगा. सुष्मिता इज ऑल्सो सेइंग शी विल अटेम्प्ट. ठीक है आर्शिया, बट अब अगर कंफ्यूज हो तो यू मे लीव इट. प्रेरणा सेज शी विल अटेम्प्ट. ये करेंगे और नहीं करेगा डिसीजन सिर्फ पैराग्राफ पढ़ के नहीं होता, क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ के भी किया जाता है. और दोज हु हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि वो अटेम्प्ट करेंगे वो अपने आंसर शेयर कर सकते हैं. बाकी स्टिल नीड टू लेट मी नो वेदर यू विल अटेम्प्ट और लीव. अगर तुमने खाली पैराग्राफ पढ़ के ये डिसाइड किया कि तुम इसको करोगे या छोड़ोगे तो बहुत गलत था ऑप्शन भी पढ़ने को. ओके, गायत्री इज डिसाइडेड टू लीव. शेफाली इज डिसाइडेड टू एलिमिनेट अ फ्यू ऑप्शंस. चलो मैं अपना व्यू दे दूं कि कैसे करने लायक है कि छोड़ने लायक. ओके, मैं अपना व्यू दूं कि ना दूं. पहले दूं. ये क्वेश्चन 100% छोड़ने लायक है. और मुझे डाउट है कि किसी का भी सही हो. इस क्वेश्चन का लॉजिक मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सबसे ज्यादा टफ है. बता तो मैं दूंगा, तुमको समझ में भी आ जाए, बट तुम अपने से कर पाओगे इसका मुझे बहुत बड़ा डाउट. अब जितने लोगों ने कहा था कि अटेम्प्ट करेंगे मुझे उनके आंसर्स चाहिए, सो दैट मैं बता सकूं कि देखो तुम क्या बात. क्योंकि जितने लोगों ने मुझे कहा करेंगे ना उन्होंने खाली पैराग्राफ पढ़ा था, ऑप्शन पढ़ा ही नहीं. चलो अभी सब लोग के आंसर आने बाकी है ना. जितनी जल्दी लोगों ने आंसर दिए थे ना कि अटेम्प्ट करें, उससे मुझे ये समझ में आया था कि पैराग्राफ तो पढ़ लिया है, ऑप्शन पढ़े ही नहीं. पैराग्राफ की वजह से नहीं छोड़ने लायक है, ऑप्शन की वजह से छोड़ने लायक है ये क्वेश्चन.
चलो, लोग बताते जा रहे हैं, अपने अपने आंसर्स बताते जाओ। बताते जाओ भाई, सब लोग अपने अपने आंसर बताते जाओ, क्योंकि बहुत कम लोगों ने कहा था छोड़ेंगे, ज्यादातर लोग कह रहे थे कि करेंगे। हाँ, आंसर नहीं आया अभी तक, प्लीज आंसर तो दो। चलो, कुछ लोगों के आंसर आने शुरू हुए। बाकी लोग भी आंसर देंगे प्लीज, क्योंकि जितनी जल्दी लोगों ने कहा था अटेम्प्ट करेंगे, आंसर भी तो उतनी जल्दी। जब तुम कहते हो ना अटेम्प्ट करोगे, तो ये कब बोला जाता है? जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि आंसर क्या हो। अगर तुम बिना आंसर डिसाइड करे पहले ही बता देते हो कि अटेम्प्ट करोगे छोड़ोगे, तो तुम्हारा जजमेंट गलत है। जानते हो ये डिसीजन कब होता है? फिर से रिपीट कर रहा हूं। इफ यू नो द आंसर, और तुम श्योर हो कि ये आंसर है और तुमको पता है बाकी गलत क्यों है, तो तुम कहते हो हम अटेम्प्ट करेंगे। बट अगर तुमने ये बात डिसाइड ही नहीं करी और पैराग्राफ पढ़ा और बोला अटेम्प्ट करेंगे, दैट्स नॉट द वे टू अटेम्प्ट सी सैट क्वेश्चंस। हाँ, तो अभी भी कई लोगों के आंसर नहीं आए हैं। काइंडली शेयर योर आंसर्स। बहुत जल्दी लोगों ने कहा था कि अटेम्प्ट करेंगे, सो काइंडली शेयर द आंसर्स एज फास्ट। जब तुम कहते हो ना अटेम्प्ट करेंगे, तो तुमको उसी समय आंसर भी बता देते, क्योंकि अटेम्प्ट का डिसीजन जब हम आंसर डिसाइड कर लेते हैं तो होता है, ऑप्शन में फंसे रहने से नहीं होता। तो अगर तुम ऑप्शन डिसाइड नहीं कर पाते और पहले डिसाइड कर लेते हो करेंगे, तो तुम्हारा तरीका गलत है। दैट्स नॉट द वे टू डिसाइड टू अटेम्प्ट और लीव। इफ यू से अटेम्प्ट, यू मस्ट ऑल्सो नो द आंसर। हम्म। तो अभी भी कई लोगों के आंसर आने बाकी है। काइंडली शेयर योर आंसर्स फास्ट नाउ, बिकॉज इफ यू से अटेम्प्ट, देन यू मस्ट ऑल्सो गिव द आंसर इमीडिएट। कोई बात नहीं बेटा, जिसको भी जो भी आंसर लग रहा है बता तो दो। एक बार बता दोगे तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, अभी भी कई लोगों का आंसर नहीं आया है। आ, ऐसे थोड़े आंसर दिया था ताट और फोर। मयूरी, अपना पूरा आंसर बताओ। देखो कितने सारे लोगों ने कहा था अटेम्प्ट, उनमें से कई लोगों ने अभी तक आंसर ही नहीं दिया। Then how did you decide your attempt? अच्छा भावेश, आप डिसाइड किया कि ये छोड़ोगे? तो अब तो ऑप्शन जा चुका है भावेश डिसाइड करने में। ये आंसर जब तुम डिसाइड कर चुके थे तभी तभी डिसीजन होता है। हाँ, बाकी लोग प्लीज आंसर बताओ। चलो अब मैं बताता हूं। सब लोग अपना तो बता रहे हैं, मैं ऊपर पढ़ता हूं, देखो मेरे साथ पढ़ो। स्टेट प्रोडक्शन
protectionism disguised as concern for a climate is raising its head. तो राइटर बात कर रहा है ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म के बारे में। तो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म। देखो हर सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढते हैं, भावेश कह रहे थे ना सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, और ये चीज जरूरी होती है। Citing competitiveness concerns, powerful industrialized countries are holding out threats of levy on imports of energy intensive products from developing countries that refuse to accept their demands. सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट है पावरफुल इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। तो पहले वाले का सब्जेक्ट है ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, ये देखो ये, और दूसरे का है पावरफुल इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। तो अब तो मुझे बताओ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म की बात कौन करना चाहता है? कौन ट्रेड, अब तो तुम बता सकते हो ना, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म की बात कौन करना चाहता है? हु बिलीव्स इन ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म? पावरफुल इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज पूरा बोलो, तो बता, इनकम्प्लीट बोलो, गलत हो सकता है, इतने से आंसर गलत हो जाता है। पावरफुल इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। तो मेरा एक क्वेश्चन है, who is say using climate change to bring ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म? ये बताओ पैराग्राफ पढ़ के। कौन क्लाइमेट चेंज को यूज करके, शेफाली गलत आंसर। कौन जो है ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म का इस्तेमाल करके क्लाइमेट चेंज का इस्तेमाल करके ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म करना चाहता है? हाँ, पावरफुल इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज। शेफाली ठीक से पढ़ो, वो कह रहा है ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म का सेंटीमेंट है ओईसीडी कंट्रीज। इसका मतलब ये थोड़ी हो कि सारी ओईसीडी कंट्रीज जो है वो ट्रेड प्रोटेक्शन, ये सेंटीमेंट है, पर इससे मतलब ये आ रहा हो कि इसमें बहुत सारी पावरफुल इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं। समझ में आया? तो अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। डू ऑल हु वांट टू डू ऑल हु रेज to all those who raise, see, climate change concern want to bring trade protectionism? क्या जितने लोग भी क्लाइमेट चेंज इश्यू कर रहे हैं सारे लोग ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म को लाना चाहते हैं क्या? रॉन्ग आंसर अर्शिया। हाँ, तो कौन लाना चाहता है? कौन लाना चाहता है? पावरफुल इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज लाना चाहती हैं। तो क्या ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म के लिए सीरियस हैं? वेरी गुड। अगर ये बात तुम पहचान सकते हो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये बात अगर तुम पहचान लोगे तो आंसर आ जाएगा। इसी बात में आंसर छिपा है। हर एक कोई जो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म की बात उठाएगा वो हर एक कोई जो क्लाइमेट चेंज के कंसर्न उठाएगा वो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म के लिए करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। पर सारे पावरफुल इंडस्ट्रियलाइज्ड जो कंट्रीज हैं वो क्लाइमेट चेंज की बात ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म के लिए कर रहा है। इस डिफरेंस को समझ लो, ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, करेक्ट आंसर दिख जाएगा। क्लाइमेट चेंज इज इवोक्ड, अगर अर्षा बोलोगी तो इसका मतलब जो भी क्लाइमेट चेंज को इवोक कर रहा है वो
ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म लाना चाहता है, फर्स्ट ऑप्शन तो ये मत रहेगा ना। क्लाइमेट को इलोक ही किया जाता है ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म लाने के लिए। इसका मतलब जो भी क्लाइमेट चेंज की बातें उठा रहा है वो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म करना चाहता है, ये मतलब बनेगा आरसीएस में। इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखते हैं, अब इतना बड़ा क्लू दे दिया, कौन सही आंसर देता है। क्लू तो मैंने बहुत बड़ा दे दिया। कि यार तुमने बहुत बड़ा क्लू दिया है, इस बात को बचा लो, आंसर आ जाएगा। और दूसरा क्या है कि खाली कंसर्न क्या इंडिया चाइना के अगेंस्ट है या औरों के भी अगेंस्ट? जो लोग ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म चाहते हैं वो खाली इंडिया चाइना के अगेंस्ट चाहते हैं या औरों के अगेंस्ट भी चाहते हैं? दिलीप, सेम वही गलती जो फर्स्ट ऑप्शन में। आज के जितने भी क्लाइमेट चेंज के चैंपियन हैं वो सब ग्लोबल इनइक्विटी करना चाहते हैं। अभी भी आंसर गलत बताया थी। वेरी गुड शेफाली। मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट आंसर बता दिया, अब देखें कौन बता पाया। वेरी गुड। सब सही है, अब तो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। कॉमन सेंस अप्लाई करो, तुम्हें आंसर आ जाना चाहिए। कोई अभी भी कर रहा है? एनीबडी स्टिल डूइंग? कोई नहीं कर रहा? यस, द आंसर इज फोर्थ। अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। तुम सिलॉजिज्म के कॉन्सेप्ट भूल गए। ऑल पी आर क्यू डज नॉट मीन ऑल क्यू आर पी। जितनी भी पावरफुल इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं वो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म का इस्तेमाल वो क्लाइमेट चेंज का इस्तेमाल करके ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म करना चाहते हैं। का ये मतलब नहीं है कि जितने भी लोग क्लाइमेट चेंज की बातें कर रहे हैं वो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म करना चाहते हैं। अगर ये बात समझ सकते थे। और दूसरा, ये कंसर्न इंडिया और चाइना के लिए ज्यादा है का ये मतलब नहीं कि सिर्फ इंडिया और चाइना के लिए है, औरों के लिए भी। एनीबडी विद एनी डाउट? देखो, सेम एरर है ऑप्शन 1 2, 1 में, 3 में, 5 में। सेम एरर। I guess everybody is able to get it. We can move on. क्लाइमेट चेंज के चैंपियन वो लोग होते हैं जो क्लाइमेट चेंज को रोकना चाहते हैं, उसके किसी के कॉज के लिए बातें करना इज टू चैंपियन समथिंग। व्हेन यू चैंपियन समथिंग यू रेज दैट कॉज, यू बिकम अ चैंपियन, लाइक अ चैंपियन यू रेज दोज इश्यूज की इनका रेजोल्यूशन चाहिए। हाँ, यू चैंपियन अ कॉज मीनिंग रेजिंग वॉइस फॉर दैट।
तो पहले यही बताओगे कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे कि छोड़ोगे? तो भावेश, तुम जितनी जल्दी ये बताते हो ना कि तुम अटेंड करोगे, तो तुमको उतनी जल्दी आंसर भी दे देना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ते ही नहीं हो, पैराग्राफ पढ़ते हो, डिसाइड कर लो। ओके, अगर तुमने कर लिया है तब तो बहुत ही बढ़िया। हाँ, अब इतनी इतना फास्ट आंसर दोगे तो तुम एक्सेप्ट कर लो। अगर बोलो अटेम्प्ट तो आंसर भी दो। ठीक है गायत्री, अटेम्प्ट लिखो तो आंसर भी दो। जो भी ये कहता जा रहा है अटेम्प्ट, साथ में आंसर भी टाइप करो। Once you decide you attempt, you please share the answer as well. ओके हर्ष। आशा, ऑप्शंस आर नॉट वल्नरेबल, यू आर वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है वीक। Okay, मयूरी इज डिसाइडेड टू लीव। चलो, अब जिन्होंने डिसाइड कर भी लिया है वो फिर भी कोशिश कर सकते हैं कि अगर पसंद करेंगे तो कौन सा बताएं। भी कई लोगों ने आंसर ही नहीं दिया। अटेम्प्ट तो बता दिया था, बहुत लोगों ने आंसर नहीं दिया। प्लीज, जब अटेम्प्ट लिखो तो आंसर भी लिखो। दोनों एक साथ क्या करो। डू नॉट डू जस्ट वन थिंग, डू बोथ। शेफाली, तुम्हारा आंसर पैराग्राफ में है। अगर पैराग्राफ ठीक से पढ़ो तो पता लग जाएगा। प्लीज शेयर योर आंसर्स। चलो, मैं एक लाइन रीड कर रहा हूं।
चलो ठीक है, मैं एक लाइन अंडरलाइन कर रहा हूं, इस लाइन को पढ़ के बताओ आंसर क्या हो। पैराग्राफ में ये लाइन लगी है, तुमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी मुझे नहीं मालूम। ये देखो, in common with Socrates, Bacon stressed it was as important to disprove a theory as it was to prove one, and real world observation and experimental were key to achieving both aims. मतलब क्या करना है, अप्रूव करना है कि डिसअप्रूव करना है कि दोनों करना है? बस ये बात देख लो, ये बात देख लो तो आंसर आ जाएगा। भावेश, सही आंसर बोल के गलत कैसे कर दिया? अब तो मतलब तुम, हाँ, अब बताओ, पैराग्राफ में ये बात लिखी थी, ये दिखाई नहीं दी थी क्या ये वाली बात? एक लाइन पढ़ने पे आंसर आ रहा है, और जो ऑप्शन में एलिमिनेट हो रहे हैं इस लाइन को पढ़ो और ऑप्शन अपने आप दिख जा रहे हैं गलत क्यों। तो मतलब रीडिंग में टाइम ठीक से नहीं स्पेंड कर रहे हो, पैराग्राफ ठीक से रीड नहीं कर रहे। ये बात तो समझ में आ रही है, बहुत जल्दी डिसाइड कर ले तो क्वेश्चन करोगे, पैराग्राफ ठीक से पढ़ती है। जबकि मैंने कहा था कि हर पैराग्राफ में सब्जेक्ट ढूंढो, फिर अगले उसके बारे में क्या बताया गया पढ़ो, फिर अगले सेंटेंस में जाओ, क्लासीफाई करो, फैक्ट या ओपिनियन है, फिर पीछे से रिलेशन बनाओ, ये सब बताए थे स्टेप्स। स्टेप्स नहीं पूरे कर रहे हो, यू आर नॉट फुलफिलिंग द स्टेप्स, इसीलिए गलत हो रहा है और कोई रीजन नहीं है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। और बात ये सेफ अली, अब तो दिख गया होगा ना, अब तो जो मैंने रीजन दिया है कि ये क्यों अलग गलत हो रहा है। खाली डिसअप्रूव थोड़ी करना है, दोनों साइड देखने हैं ना, दोनों की बातें करनी है। ओके गायत्री, जैसे ही बताया करो अटेम्प्ट, तो ये भी आंसर भी लिख दिया करो।
आंसर ठीक से पढ़ो, आंसर मिल जाएगा। चलो मैं स्टेप्स पूरे कराता हूं। मुझे सबसे पहले बताओ, पैराग्राफ का सब्जेक्ट क्या है, पैराग्राफ किसके बारे में बात कर रहा हूं? सब्जेक्ट बताओ, पैराग्राफ किसके बारे में बात करना चाह रहा है? एक वर्ड में सब्जेक्ट बताओ। काइंडली टेल मी व्हाट्स द सब्जेक्ट ऑफ द पैराग्राफ। रॉन्ग आंसर अर्शिया। रॉन्ग आंसर गायत्री। यस यश, थॉट्स के बारे में बात करना चाह रहा है। अगर तुमको ये बात समझ में नहीं आई तो तुम पैराग्राफ गलत पढ़ रहे हो। दो तीन बार पढ़ो और बताओ ये बात समझ में आई। ठीक से पढ़ के बताओ पैराग्राफ का सब्जेक्ट ये है, ये बात पहचान पाए कि नहीं। सबसे पहले ये समझना था कि पैराग्राफ में बात किसके बारे में कर रहा। अब ऑप्शन मत पढ़ो, पैराग्राफ में बताओ थॉट्स के बारे में राइटर क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, क्या बता रहा है थॉट्स के बारे में। ठीक से बताओ सुष्मिता, ये बहुत ही डायग्नोसिस वैसे नहीं बोल रहा है तुम, जो एग्जैक्टली वहां से बताओ, बहुत इनकम्प्लीट बात है। थॉट के बारे में राइटर बोल क्या रहा है? हाँ अच्छा, प्योरली वेस्टर्न और प्योरली इंडियन नहीं हो सकती। प्योरली वेस्टर्न या प्योरली इंडियन नहीं हो सकती है, कुछ और बोल रहा है। ओके चलो मैं एक सवाल करता हूं, कैन थॉट्स बी पेट्रियाटिक? कैन थॉट्स बी रोमांटिक? कैन थॉट्स बी बिजनेस ओरिएंटेड? ना, अकॉर्डिंग टू द राइटर, अकॉर्डिंग टू द राइटर, what thoughts cannot be, what thoughts cannot be? ये बताओ। हाँ ये बोले सुन क्या, और सोचता प्योरली वेस्टर्न या प्योरली इंडियन नहीं हो सकती। हाँ अब देखो ना, ये बात मैं तुमको एक छोटी सी बात सिखा रहा हूँ, पैराग्राफ में सब्जेक्ट क्या है, उसके बारे में क्या कह रहा है, ये बात ढूंढो सबसे पहले। तो आंसर क्या होगा? देखा आप कितनी जल्दी आंसर आना शुरू हुआ। हर्षी अभी भी थर्ड कैसे हो जाएगा, इसमें तो थॉट की नहीं बात हो रही। हर्षा, थर्ड ईस्ट इज वेस्ट, वेस्ट इज वेस्ट तो डिस्क्रेडिटेड नोशन रहा है, इस बारे में तो पैराग्राफ बात तक नहीं कर रहा। यानी फिर से मेरा वही कहना कंसर्न वही है कि योर रीडिंग ऑफ पैराग्राफ, योर रीडिंग ऑफ पैराग्राफ इज रॉन्ग। तो पैराग्राफ ठीक से पढ़ ही नहीं रहे। पैराग्राफ पढ़ने में टाइम देने की जरूरत है, पैराग्राफ ठीक से पढ़ोगे क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। ठीक से नहीं पढ़ रहे हो, सिखाया था कि सब्जेक्ट क्या होता है ढूंढो, उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है ये अच्छे से ढूंढो। अगर ये सब बातें ढूंढोगे तो गलतियां नहीं होंगी।
सो आई गेस एवरीबडी इज अंडरस्टूड। बहुत बड़ा डिफरेंस है। Thoughts are not the kind of things that can be easily categorized. They can be categorized as patriotic, romantic, business. पचासों कैटेगरी कर सकते हैं इस बारे में। राइटर कहां बात कर रहा है? वो प्योर नहीं हो सकती बट कैटेगराइज भी नहीं की जा सकती क्या? सुष्मिता समझ में आया? आई गेस एवरीबडी इज एबल टू गेट इट नाउ। हेलो सर। डिफरेंस समझ में आ गया सुष्मिता? चलो फिर। हेलो सर। ये एक्चुअल सीसाइड पैसेज है। हाँ तो बेटा, तुम फिर से वही वाली बात ना। वो क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है कि उनको प्योरली इंडियन वेस्टर्न नहीं कहा जाता, उसने कैटेगरी वर्ड कहां यूज किया? बेटा अपने से वर्ड्स नहीं डालो। अपने से डालोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा कहां बोला उसने? और अभी बता रहा हूं कैटेगरी ऑफ थॉट तो बहुत तरह की हो सकती है। अब ये एक्चुअल सीसाइड का पैसेज है पर आसान वाला है। और शायद ये मैं क्लास में कराया होगा तो नहीं कराऊंगा। कराया हुआ है ये। देखो शिफाली, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हें मालूम है क्या, पैराग्राफ ठीक से पढ़ना होता है। मैंने तुमको ये बात शुरू में स्टेप्स सिखाए हैं, मैं दोबारा से लिख देता हूं स्टेप्स। स्टेप्स पे ध्यान देना सीखो सब लोग। पहले ना, फाइंड सब्जेक्ट ऑफ एवरी सेंटेंस। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है उसको ढूंढो। ये फर्स्ट स्टेप होता है। सेकेंड सब्जेक्ट होता है फाइंड व्हाट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड अबाउट एवरी सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, इस बात को अच्छी तरह से ढूंढो। ठीक। थर्ड होता है क्लासीफाई। क्लासीफाई करना होता है कि जो पढ़ रहे हैं वो फैक्ट है कि वो ओपिनियन है ना। ये बात, राइटर का ओपिनियन हमारे लिए सबसे मेन होता है। ये सबसे मेन होता है जानना। और फोर्थ होता है, जब ये हम थ्री स्टेप ठीक से कर लेते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि सब्जेक्ट ऑफ द पैराग्राफ क्या है। ये हमें तब पता लगता है जब तीनों स्टेप पूरे कर लेते हैं। और हमें इसी के साथ ये भी पता लगता है कि मेन आइडिया क्या है, मेनली कहना क्या चाह रहा है। ये तीन स्टेप करने के बाद हमारा चौथा स्टेप पूरा होता है। क्योंकि जब हम ये तीनों समझ लेते हैं तो हमको समझ आता है कि मेनली किसके बारे में कैसे। क्योंकि वो रीजन की तरह यूज कर रहा होता है। अब वो रीजन की तरह को, जिन चीजों को रीजन की तरह यूज करेगा वो मेन आइडिया नहीं है। जो वो जस्टिफाई कर रहा होता है वो मेन आइडिया होता है। ये होता है मेन आइडिया। जो रीजन यूज कर रहा होता है इसको जस्टिफाई करने के लिए, वो मेन आइडिया नहीं होता है। समझ में आया? तो हमको पहले ये बात पैराग्राफ में ठीक से ढूंढनी होती है। एक बार हम ये बात समझ जाते हैं तो फिर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर ये स्टेप्स मैंने वहां भी समझाए थे और अभी आज दोबारा भी बता रहा हूं, इस पे रीड करने में होता क्या जानते हो? यू स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस, यू स्टार्ट गेटिंग राइट, यू स्टार्ट सरेंडरिंग द स्टेप्स। एक समय के बाद तुम थोड़ा कॉम्प्लेसेंट हो जाते हो, तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा सा भी ठीक होने लगता है, तुम स्टेप्स कॉम्प्रोमाइज करने लगते हो। जैसे ही अच्छा क्वेश्चन आता है फंस जाते हो। तो आदत ही डाल लो कि कुछ भी हो जाए ये स्टेप्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। स्टेप्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, थोड़ी सी स्पीड जरूर घटेगी बट एक्यूरेसी बहुत बढ़िया रहेगी। तो अगर इस पे काम करोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन सही है। अब ये चीज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम। और फिर से एक बात बोलूंगा, ओवर अटेम्प्ट नहीं करना। तुम अपना क्वांटिटेटिव और इसका कॉम्बिनेशन अटेम्प्ट करना। तुमको जो है जो है 1/3 की कट ऑफ चाहिए है, तो उतने क्वेश्चन करने की कोशिश करो जिसमें एक्यूरेसी बहुत ऊपर। अभी मैं सबसे पहले ये देखना चाह रहा था कि तुम्हारा, अगर जानते हो जब ये सारे स्टेप्स पूरे कर लेते हैं
क्वेश्चन भी समझ लेते हैं, उसके बाद हमें समझ में नहीं आता, उसके बाद भी हम ऑप्शन फंसे रखते हैं तो हम छोड़ देते हैं। सी बट ऐसा करके तुम ये देखोगे कि तुम्हारा जो कट ऑफ वाला है ना, कट ऑफ के लायक क्वेश्चन जो है ना वो उतने अटेम्प्ट होते हैं, तो वो कुछ छोड़ने भी पड़ेंगे। तो हम पहले ये चारों स्टेप पूरे करते हैं। जब ये चारों स्टेप पूरे कर लेते हैं तो हमारा कई बार तो क्लियरली आंसर आ जाता है। अब अगर उसके बाद भी हम फंसे रहते हैं तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि अब ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सो आई गेस एवरीबॉडी इज अंडरस्टूड। कोई डाउट है तो बताओ, समझ में आया? ओके, एक मिनट, मैं दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं, वो वाले नहीं कराऊंगा जो तुम कर चुके हो, तो आई ब्रिंग अनदर वन। ये वाला कराते हैं। ये वाला तो नहीं करा होगा। ये वाला करो। ठीक है प्रेरणा, जब बताओ अटेम्प्ट तो आंसर भी लिखो। खाली अटेम्प्ट लिखो क्योंकि इस टाइम अटेम्प्ट का मतलब वो तुम्हारे सारे स्टेप पूरे हो गए, जो भी मैंने स्टेप दिखाया ना, सारे स्टेप पूरे हो गए तो फिर आंसर आ जाएगा। गुड, अगर इतना फास्ट आंसर दोगे तो बहुत बढ़िया है। बट अब अटेम्प्ट लिखो तो आंसर भी होता। अब सही है गलत है इज अ डिफरेंट थिंग, बट बताओ तो। सब अपने आंसर्स दो। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था तो मुझे मालूम है गलत नहीं होना चाहिए था, बट बहुत लोग गलत कर रहे हैं, दैट इज बैड। एक तो ये क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है, और दूसरा नहीं, ये क्वेश्चन छोड़ने लायक भी नहीं है। अगर ये क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो बहुत सीरियस इशू है, बिकॉज दिस इज एन इजी क्वेश्चन। और गलत कर रहे हो तो और गलत बात है।
दोनों ही बातें कर रहा हूं. You're leaving the question on you're getting it wrong, both are wrong. Because this question is relatively easy. देखो, मेरा क्वेश्चन इजी करने का डिसाइड होता है कि हम 4 स्टेप पूरे करें और हमारा आंसर आ जाए तो इसका मतलब क्वेश्चन करने लायक है. और ये क्वेश्चन था उस कैटेगरी का. चलो वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूं. यार देखो, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है. आई एम फीलिंग अ लिटिल सैड फॉर इट, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो बहुत सीरियस इशू है. ये गलत करने लायक क्वेश्चन ही नहीं है. मेरे साथ रीड करो प्लीज. प्लीज देखो, अब सारे स्टेप पूरे करा रहा हूं, मेरे साथ रीड करो. शुड मॉरल ऑब्लिगेशन, तो यहां मॉरल ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है. टू रेस्क्यू 8 पर्सन इन ग्रेट पेरिल फेल्ड बाय अ फ्यू बी इन्फोर्स बाय क्रिमिनल लॉ. तो मेनली सवाल क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि क्या मॉरल ऑब्लिगेशन जो है कि कोई पेरिल यानी डेंजर में हो तो उसको क्रिमिनल लॉ बना दिया जाए. कहने का मतलब अगर आप उसको सेव नहीं कर रहे हैं तो क्राइम माना जाए. ये कहना चाह रहा है. सवाल पूछ रहा, आंसर नहीं दे रहा है. अब वो इसमें, तो ये राइटर क्वेश्चन कर रहा है. जब तक वो इसका आंसर नहीं देता हमें नहीं मालूम वो कहना क्या चाहता है. फिर कह रहा है शुड वी फॉलो द लीड ऑफ नंबर ऑफ यूरोपियन कंट्रीज इन एनैक्ट बैड समैरिटन्स लॉ. फिर से क्वेश्चन कर रहा है कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने ऐसा किया, क्या हमें भी ऐसा करना चाहिए. देख लो, अब सब लोग ध्यान से पढ़ो. क्या उसने अभी तक आंसर दिया है? जस्ट लेट मी नो, क्या उसने आंसर दिया है कि नहीं दिया अभी तक. तो अभी तुमने कैसे डिसाइड कर लिया वो क्या करना चाहता है? पहले हम उसका आंसर देखें करना क्या चाहता है. फिर देखो, अब वो कह रहा है प्रपोनेंट्स. प्रपोनेंट्स वो होते हैं जो किसी चीज को प्रपोज करते हैं या सपोर्ट कर रहे होते हैं ना. तो जो इसके सपोर्टर हैं ऑफ बैड समैरिटन लॉज ना, मस्ट, देखो नेसेसरी वर्ड है, ओवरकम एटलीस्ट 3 डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स. तो यानी अब ये राइटर का ओपिनियन है. ये देख लो, अब पहली बार राइटर अपना ओपिनियन दे रहा है. अभी तक राइटर ने अपना ओपिनियन ही नहीं दिया था, अब दे रहा है अपना ओपिनियन कि जो भी इसके प्रपोनेंट्स हैं उनको कम से कम 3 तरह के ऑब्स्टिकल यानी हर्डल पहले ओवरकम करने पड़ेंगे. यानी दूसरे वर्ड में कहना चाह रहा है अगर ये लॉज को क्रिमिनल ऑफेंस बनाना है या लॉज बना के इनको क्रिमिनल ऑफेंस बनाना है तो पहले 3 ऑब्स्टिकल दूर करने पड़ेंगे. तो हम पूछेंगे अच्छा क्या लीगल ऑब्स्टिकल है. कह रहा है फर्स्ट द मस्ट शो द लॉज आर मॉरली एंड लेजिटिमेट इन प्रिंसिपल. पहले ये तय करना पड़ेगा कि ये मॉरल भी है और लेजिटिमेट भी है ना. कि उसको एक्सप्लेन कर रहा है. दैट इज द ड्यूटी टू एड अदर्स इज प्रॉपर कैंडिडेट फॉर लीगल यूज. पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये लेजिटिमेट भी है, खाली मॉरल नहीं, लेजिटिमेट भी है दोनों. सेकेंड, वो दैट ड्यूटी टू एड कैन बी डिफाइंड. अब सेकेंड, उसको तुम डिफाइन कर सकते हो, ये भी करना जरूरी है. नहीं तो लॉ कैसे बनाओ अगर डिफाइन नहीं कर पाओगे. और थर्ड, दे मस्ट शो द बेनिफिट्स ऑफ लॉज आर वर्थ द प्रॉब्लम्स. पर पहले ये बताना पड़ेगा ये जितनी प्रॉब्लम लॉ बनाने की हो रही है रिस्क और कॉस्ट की, वो उसको वर्थ है, फिर भी करने लायक है. तो क्या वो ये कहना चाह रहा है कि लॉ बना दो, या कह रहा है नहीं बनाओ? क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है बना दो या ना बनाओ, क्या कहना चाह रहा है? अब आंसर दो, क्या कहना चाह रहा है? बनाओ कि ना बनाओ? प्रिसाइसली वो ये कहना चाह रहा है पहले इन तीनों को पूरा करो, ये तीनों प्रॉब्लम दूर हो जाए तब देखो. जब तक ये 3 पूरी मस्त बोल दिया ना, जब तक ये 3 पूरी नहीं होती आप नहीं कर सकते. पहले ये 3 करो फिर बनाओ. अब इसके बाद ये क्वेश्चन मुश्किल कहां रह जाता है बताओ. अभी भी आप कंफ्यूज, ना तो ये छोड़ने लायक क्वेश्चन है और ना ही गलत करने लायक क्वेश्चन है. मैंने अपने तीनों स्टेप पूरे करे, आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया. यही तो मैं कहना चाह रहा हूं. अब अगर तुम्हारा डिसीजन छोड़ने और गलत करने का, छोड़ने का डिसीजन ये स्टेप्स ही नहीं कर पा रहे हो और छोड़ दे रहे हो तो गलत है. अभी छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं था और गलत करने वाला भी क्वेश्चन नहीं था.
यानी तुम्हारी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम्हारा पढ़ने का तरीका ही गलत है। तो ऐसे तो कोई भी क्वेश्चन परेशान करेगा ना, अगर तुम्हारे स्टेप्स ही नहीं पूरे हो रहे तो कैसे डिसाइड करते हो? देखो मैंने बताया जिस सेंटेंस उसकी ओपिनियन थी वो ढूंढी, जैसे ओपिनियन ढूंढी आंसर आ गया। If there is a still doubt, please any doubt kindly let me know. कोई डाउट है तो बताओ। स्टेप्स पूरे करने बहुत जरूरी है, स्टेप्स तो पूरे करो। इफ देर इज एनी डाउट काइंडली लेट मी नो। किसी को डाउट है? एनीबडी विद एनी डाउट? समझ में आया? ओके, एक और कर लेते हैं, फिर इसके बाद मेरा दूसरा सेशन का भी टाइम आ रहा है, तो विल डू वन मोर। ओके अर्शिया,
जो भी स्टेप पूरे कर पाएगा उसका आंसर सही हो जाएगा। एनीबडी स्टिल डूइंग? कोई कर रहा है तो लेट मी नो। पहले मैं आंसर नहीं बताऊंगा, पहले मैं तुम्हारे स्टेप्स देखूंगा। नोबडी इज डूइंग। तो सबसे पहली चीज क्या है कि इसका सब्जेक्ट पक्का और पक्का क्लासिक है। यह बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि इसका सब्जेक्ट क्लासिक है। क्लासिक के बारे में बात करना चाह रहा हूं। अब बहुत क्लियरली बोल रहा है, इधर देखो। क्लासिक इज नॉट व्हाट टेल्स मी अबाउट शेयर्ड ह्यूमैनिटी। मतलब क्लासिक शेयर्ड ह्यूमैनिटी तो पक्का नहीं है। राइटर ने क्लियर बोल दिया। फिर कह रहा है, ये बोला इंस्टेड द क्लासिक इज व्हाट गिव्स एक्सेस टू रेडिकली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। देखो दो चीजें, शेयर्ड ह्यूमैनिटी नहीं है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस है फॉर एनी गिवन जनरेशन ऑफ रीडर्स। ये दो बात समझ लो, क्वेश्चन खत्म है। फर्स्ट सीधा निकल गया, ये बोल रहा है यूनिफाइड एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। राइटर कह रहा है वो शेयर्ड ह्यूमैनिटी है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। देखते चलो, जो बात बताइए, देखो कितनी आसानी से गायब हो रहा है। ये बात ठीक से पढ़नी थी, क्वेश्चन खत्म है। ये देखो, बी भी आउट हो गया।
कॉमन ह्यूमैनिटी, फोकसेस ऑन कॉमन ह्यूमैनिटी, गलत हो गया। ये वाला भी गलत हो गया। अपोज टू रेडिकली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ये तो कह रहा है कि गिव्स एसेस, अपोज थोड़ी है, एसेस। कितने आसानी से एलिमिनेट हुए ऑप्शन। जो बोल रहा है उसकी उल्टी बात कैसे सही बोल दोगे? राइटर जो बोल रहा है उसके उल्टे थोड़ी बोल दोगे। आई गेस यू कैन सी दीज थिंग्स। देखो मैंने पैराग्राफ में उन बातों को हाईलाइट किया जो राइटर कह रहा है, उसके उल्टा जिनमें बोल रहा है या उससे बाहर जा रहा है उसको आउट कर दिया। आई गेस यू आर एबल टू गेट इट। समझ में आया होगा। अभी देखो कुछ लोगों का तो सही होना शुरू हो गया है, बट अभी भी कुछ लोगों की गलतियां बाकी हैं। तो मेरा एक सजेशन है कि देखो क्वेश्चन मैं बहुत सारे छोड़ के आया था। आई गेस पता नहीं सारे तुम लोगों ने करे हैं कि नहीं करे हैं। तो काइंडली दिलीप, जो भी हैं सारे क्वेश्चन सबसे शेयर कर दो एक साथ, एक बार देखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सी के सॉल्व करना शुरू कर दो। बेटा सुष्मिता, तुम ठीक से नहीं पढ़ रही हो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो बात तुम बोल रही हो उसके उल्टा बोल रहा है। ये देखो, ये बोला क्लासेस ऑफ वर्क एक्सप्लोरिंग द न्यू, गोइंग बियॉन्ड बोल रहा है ना, गोइंग बियॉन्ड द नोशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। सुष्मिता, गोइंग बियॉन्ड का मतलब क्या हुआ? गोइंग बियॉन्ड यूनिफाइड ह्यूमन कॉन्शियसनेस का मतलब क्या हुआ? कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस नहीं होना है कॉमन, एंड द नोशन, द यूनिवर्सल, द नोशन ऑफ यूनिफाइड, यूनिफाइड ह्यूमन कॉन्शियसनेस तो मान ही नहीं रहा, डिफरेंट फॉर्म होना चाहिए। तो यही बात, यूनिफाइड नहीं होना चाहिए। मेन प्रॉब्लम तो उसका यूनिफाइड से है ना, कॉमन सेम यूनिफाइड नहीं होना चाहिए। आई गेस यूर एबल टू गेट इट। तो एक सेशन मेरा और है, प्रीवियस ईयर सीसैट क्वेश्चन सॉल्व करें हैं क्या? प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज करें हैं कि नहीं करें? लेट मी नो, किए हैं कि नहीं किए हैं? सारे कर लिए हैं, 20 से लेकर मिनिमम, मतलब तुमको ऐसा समझ लो 18 से लेकर 24 तक, ये सारे 2017 से भी ले सकते हो, 2017 से लेकर 2024 तक, ये सारे सॉल्व करने हैं। अभी जितने दिन बचे हैं ना, इनको सॉल्व करो, और जैसे मैंने बताया प्लीज वैसे ही करो। मतलब और दूसरी हरकतें मत करो, जैसे सब्जेक्ट ढूंढना, थोड़ा टाइम दे दो, कम कर लो, कोई क्वेश्चन चलेगा, लेकिन सही करो। डोंट ट्राई टू यू नो ओवर स्पीड। और जैसे देखो अभी मैंने कुछ लोगों की बात देखी, जैसे सुष्मिता, ये माइन्यूट चीजें रीड करने में सेम वर्ड लिखे हैं वहां पे कंफ्यूज हो जा रही है। तो सुष्मिता, छोटे छोटे वर्ड्स को ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे गोइंग बियॉन्ड लिखा था, यूनिफाइड लिखा था, यहाँ पे डिफरेंट लिखा है, तो इनसे मीनिंग में फर्क आता है। इन सब बातों को पढ़ना होता है, तो इन बातों पे ध्यान दे के रीड करो, क्योंकि अब सीसा के पेपर में ये सब नहीं टेस्ट होगा तो और क्या टेस्ट होगा? ये सब चीजें तो बट ऑब्वियस है टेस्ट होने वाले। तो यही बात बोलूंगा। और दूसरा ये कहूंगा कि एक सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वांट्स के क्वेश्चन भी करना होता है, मतलब सारे नहीं करो। तुम मेरे वाले में से रफली करीब 20 से 25 क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हो करने लायक। हाँ, और अगर तुम रफली 10 15 क्वेश्चन दूसरे से भी निकाल लेते हो तो तुम्हारा कट ऑफ बड़े आराम से क्लियर है। तुमको ये बात समझनी है कि तुमको इसके अंदर कुछ देखना पड़ेगा। अगर दूसरे में और ज्यादा निकाल आते हैं तो बहुत बढ़िया, बट तुम इतने निकाल सकते हो तो काइंडली इस पे वर्क करो। जो चीजें मैंने आज सिखाई हैं, बताने की कोशिश करी है कि कैसे देखो, किन किन चीजों पे ध्यान दो, माइन्यूट चीजों पे ध्यान दो, उन पे वर्क करो। अगर ये करोगे तो ये पेपर कोई बहुत मुश्किल नहीं है। पर्सनली मेरा मानना है कि सीसैट पेपर इज इजी, वेरी इजी ना।
तो क्या सबने 2017 से 24 तक का पेपर सॉल्व कर लिया? 2024 तक का सबने सॉल्व कर लिया है? जल्दी से बताओ, किया है कि नहीं किया? तो पहला काम करोगे कि इसको सॉल्व करोगे? करो। हाँ हाँ, तो इसको करो। और सुष्मिता, जैसे क्वेश्चन कर रही हो, ये तरीका ठीक नहीं है। थोड़ा सा रीडिंग में टाइम ज्यादा दो। यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू सम स्मॉल माइन्यूट चीजों पे ध्यान नहीं जा रहा है, जिससे गलत हो रहा है। पर आज जैसे स्टेप्स मैंने बताए, इससे सुधार हुआ होगा। इन पे ध्यान दो। ठीक। तो एक ये काम करना, और दूसरा बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। दूसरा क्या काम करना? तो अभी एक और चीज बता रहा हूं जिससे फायदा होगा। एक और चीज बता रहा हूं, उस पर भी ध्यान दो। तो देखो, 2017 से लेकर 2024 तक ना, कैट के पेपर मिलेंगे। कैट के पेपर में एक क्वेश्चन होते हैं समरी वाले ना, समरी वाले क्वेश्चंस। ये तुम्हें पर पेपर 2 से 3 मिलेंगे 2017 से। और कैट का पेपर 2017 से लेकर 2019 तक हर साल 2 पेपर है ना। और 2020 से लेकर 2024 तक 3 पेपर मिलेंगे पर ईयर के। तो तुम इनको देखोगे, इनमें समरी के क्वेश्चन और आरसी के क्वेश्चन, आरसी थोड़े टफ होंगे, ये 2 क्वेश्चन कर डालो। ये दो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस मटेरियल है। सिर्फ इतना ही करना और क्वेश्चन नहीं करना। ओनली उसमें और भी क्वेश्चन होंगे और बाकी के छोड़ देना। तो इसमें एक एसेंस समरी और एसेंस करके क्वेश्चन दिए होंगे, इनको करना है और आरसी क्वेश्चन करना है 2017 से 2024 का। इसमें करोगे, जैसे ये कैट का क्वेश्चन है जो भी मैंने तुम्हें कराया है, ये एक्चुअल कैट क्वेश्चन है जो तुमने किया है, उसी में से है 2017 से। तो इनको अटेम्प्ट करो, इनसे तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत बढ़ेगी। पर जो बातें मैंने बताई हैं ना, एक साइट है IM2CAT ना, इस पे आंसर भी दिए हैं और पेपर भी है। तो खोलोगे तो टेस्ट जिम करके इनका है, जो भी है तुम खोलोगे मिल जाएगा। तुम ईयर वाइज मिलेगा, उस पर क्लिक करते जाओगे, तुम्हें मिल जाएंगे क्वेश्चंस। इनको अटेम्प्ट करो प्लीज। और अभी से लेकर एक्चुअल सीसैट करो और ये करो, ये 2 चीज करो। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस मटेरियल है। पर करो ऐसे, एक क्वेश्चन पे 10 मिनट दे दो शुरू शुरू, तुम्हारी एक लेवल बन जाए, फिर तुम आगे स्पीड पे काम कर सकते हो। बट इनको जरूर से करो, इससे तुम्हें फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। सो काइंडली डू दिस। अभी इससे ज्यादा तुम्हारे पास करने का समय भी नहीं है। बट अगर ये भी ठीक से कर लोगे ना, तो तुम देखोगे सीसैट पेपर तुम्हारा अच्छा होगा। अभी कुछ लोगों की सिली मिस्टेक्स हैं, जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया और मैंने बताया भी कि स्टेप्स ठीक से नहीं पूरे हो रहे। क्वेश्चन में लिखा कोई वर्ड छूट जा रहा है, या क्वेश्चन स्टेटमेंट में या ऑप्शन में लिखे किसी वर्ड को ध्यान नहीं दे रहे हो, पैराग्राफ में किसी लिखे वर्ड को ध्यान नहीं दे रहे हो। तो सीसैट में ये डेफिनेटली टेस्ट होता है। ये छोटी छोटी माइन्यूट माइन्यूट बातें हैं, उन पे ध्यान दो। बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, इन पे ध्यान दोगे तो एक समय के बाद यू विल गेट इनटू द रिदम। और सबसे अच्छा होता है बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने का ये मतलब नहीं होता कि तुम्हारा क्वेश्चन सही हो गया तो सही है। कहने का मतलब, यहां देखो मैंने हर एक में रेड से मार्क कर रखा है, वो गलत क्यों। तुम्हें हर एक का रीजन मालूम क्लियरली होना चाहिए कि गलत क्यों। नोइंग वाई सम ऑप्शन इज रॉन्ग इज रियल प्रिपरेशन। फिर से लिख दे रहा हूं, नोइंग वाई सी एन ऑप्शन और ऑप्शंस आर इज रॉन्ग ना, इज या आर रॉन्ग, ये होता है रियल प्रिपरेशन। ये होता है प्रिपरेशन का मतलब। हमें वजह पता है गलत क्यों है। अगर हमें वजह पता है गलत क्यों है, तो हमसे गलती नहीं होगी। सो प्लीज वर्क ऑन दिस। इस पे मेहनत करो, तुम्हारा सही हो जाएगा। सो आई गेस इस पे काम करोगे। तो अभी तो यही कहूंगा कि ऑल द बेस्ट, ये चीजें करते रहो, तुम पे सुधार डेफिनेटली होगा। और आई एम देयर टू हेल्प यू। सो अभी इस पे करो, ज्यादा समय नहीं रह गया है, बहुत कम समय रह गया पेपर के लिए। और सिर्फ मेरे सेक्शन में नहीं करो, कॉन्ट्स में भी करो। तो कॉन्ट्स वाले के लिए भी प्रीवियस सीसैट उठाओ और सॉल्व कर डालो। यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि तुम्हें क्या करना है, क्या छोड़ना है। उसके बीच में तुम्हारा एक मिनिमम नंबर क्वेश्चन जरूर बनेंगे, जो तुम्हारा जो है तुम्हें पेपर का कट ऑफ दिलाएगा। और इसमें कट ऑफ का ही पेपर है, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ करना नहीं। ओवर अटेम्प्ट करोगे तो दिक्कत है। स्पीड थोड़ी कम कर लो, एक्यूरेसी भी ज्यादा कम कर लो, क्योंकि 1/3 का कट ऑफ लाने के लिए, 33% का लाने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए ही नहीं। सो आई गेस एवरीबॉडी शुड हैव अंडरस्टूड बाय नाउ। तो यहीं पे अभी भी हम लोग सेशन
एंड करेंगे, बट जो बातें मैं बता रहा हूं इन पे प्लीज वर्क कर लो ना। एंड आई गेस मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, कोई डाउट होगा तो आई एम देयर टू हेल्प यू। अब ऐसा नहीं है कि मैं वहां से क्लासेस खत्म है तो मेरे से सपोर्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो प्लीज वर्क ऑन दीज जो मैंने बताया, इन पे काम कर लो, और कोई डाउट होता है तो गेट बैक टू। इट ठीक है, चलो फिर हम लोग मिलते हैं सम टाइम, और डू शेयर जो है अपने जो पेपर करके आते हो जरूर से बताना कैसा हुआ। सो मयूरी थोड़ा सा मेहनत कर लो, सही हो जाएगा। शेफाली डूइंग राइट, प्रेरणा शुरू में गड़बड़ करी थी, सही कर लिया। इवन आर्शिया इज एबल टू गेट इट। तो गायत्री भी एक दो बार करने के बाद ठीक कर रही है। तो लॉट ऑफ यू आर एक्चुअली, एंड मुझे सबसे प्लेजेंट सरप्राइज, जानते हो आज मैं पहले कन्फेस करूंगा, सबसे प्लेजेंट सरप्राइज मुझे आज किससे मिला है। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट द मोस्ट प्लेजेंट सरप्राइज दैट आई हैव गॉट फ्रॉम टुडे फ्रॉम इज फ्रॉम यश। यश ने कुछ क्वेश्चन ऐसे सही करे हैं जो मैं बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसे करेगा, क्योंकि जब मैं वहां पे था तो यश जो चीजें मुझसे पूछ रहा था उससे मुझे कभी कभी लगता था कि क्या करेगा यश। लेकिन यश, आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। तुमने कई वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट सही करे हैं जो काफी टफ थे, कईयों से नहीं हुए, तो यू गॉट देम राइट। बहुत बढ़िया, जो भी कर रहे हो यश करते रहो अच्छे से। बहुत अच्छा लगा मुझे, रियली हैप्पी फॉर यू। चलो फिर हम लोग मिलते हैं, and have a nice time and take great care. Bye for now. Take care everybody. Yes, Kritik, Arshia, Dilip, everybody. मिलते हैं फिर। सुष्मिता, you also. Bye for now. मृणाली and Shefali, everybody. सुष्मिता, मिलते हैं फिर।